माया नगरी की जिस धरा पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, उसका जर्रा जर्रा अंडरवर्ल्ड की गुमनाम कहानियों का गवाह है। समंदर की लहरें जब मुंबई शहर से टकराती हैं तो अंडरवर्ल्ड की उस क्रूर कथा का एहसास जरूर करवाती हैं। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसा शख्स जिसकी कमर के नीचे लकवा मारा हुआ है, जो व्हीलचेयर पर अपनी जिंदगी गुजारने को मोहताज है, वो किसी वक्त में इस मुंबई शहर का सबसे पावरफुल सिकंदर या फिर कहें अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था, जिसके क्रूर साम्राज्य के चर्चे मुंबई से लेकर दिल्ली तक हुआ करते थे। 90 के दशक की बात है। कभी न रुकने, कभी न थकने वाली माया नगरी दोहरी चुनौतियों से लड़ रही थी। कपड़े के कारखाने बंद हो रहे थे। छोटे शहरों से आए मेहनतकश नौजवानों के ख्वाब सपनों के सुरखाब शहर में खामोशी से दम तोड़ रहे थे। मुंबई की फिजाओं में अजीब सी बेचैनी थी। अश्विन नायक के डॉन बनने की कहानी जानने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि 90 के दशक में मुंबई शहर में क्या हो रहा था। ये दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड की तूती बोलती थी। मुंबई अंडरवर्ल्ड के तमाम गिरोह आपस में तो खून खराबा करते ही थे, लेकिन इसके साथ साथ बिल्डरों, मिल मालिकों, बार मालिकों और तमाम कारोबारियों को, फिल्मकारों को अंडरवर्ल्ड की ओर से धमकी भरे फ़ोन कॉल्स जाते थे जबरन वसूली के लिए, और जो पैसा नहीं देता था उन्हें अंडरवर्ल्ड की गोलियां मुर्दों में तब्दील कर देती थी। एक तरफ हजारों ख्वाब गुमनामी के गर्त में वजूद तलाश रहे थे, दूसरी तरफ मुंबई के मानचित्र पर अंडरवर्ल्ड के 4 नए साम्राज्यों का परचम बुलंद हो चुका था। सबसे बड़ा गिरोह दाऊद इब्राहिम का था। 1986 में भारत से भागने के बाद दाऊद दुबई से गैंग ऑपरेट कर रहा था। तभी एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। 1994 में दाऊद का खासम खास छोटा राजन अलग होकर अपना गैंग चलाने लगा। तीसरा गिरोह था अरुण गवली उर्फ डैडी का, जिसे वो सेंट्रल मुंबई के तगड़ी से ऑपरेट कर रहा था। मुंबई के नक्शे पर चौथा गैंग था अमर नाइक का, जो अश्विन का बड़ा भाई था। अमर नाइक के गिरोह का दामन ज्यादातर उन्हीं लड़कों ने थामा जो कपड़ा मिले ठप होने के बाद भुखमरी से जंग लड़ रहे थे। वक्त के साथ रावण की सल्तनत में उनका इस्तकबाल बुलंद होने लगा। अमर नाइक इतना क्रूर था कि अंडरवर्ल्ड में लोग उसे रावण कहा करते थे। एक सब्जी विक्रेता से अंडरवर्ल्ड डॉन बने अमर नाइक ने मुंबई की कई नामचीन हस्तियों की हत्या की थी, जिनमें खटाऊ मिल के मालिक सुनीत खटाऊ का भी नाम था। क्योंकि अमर नायक भी मध्य मुंबई के उसी इलाके से ऑपरेट करता था जहां से अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली अपना गिरोह चलाता था, इसलिए नाइक और गवली के बीच में दुश्मनी हो गई। जिस तरह से एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती हैं, उसी तरह से एक इलाके में 2 अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं रह सकते थे। दोनों के बीच एक भयंकर गैंग वॉर शुरू हो गया और नाइक और गवली ने एक दूसरे के कई लोगों की हत्याएं कर दी। लेकिन अंडरवर्ल्ड के रावण की चुनौतियां बड़ी थी। एक तरफ वो गवली गैंग के रडार पर था, जो उसके खून का प्यासा था। दूसरी तरफ मुंबई पुलिस उसके एनकाउंटर की तैयारी कर रही थी। ये वो दौर था जब माया नगरी में चुन चुन कर गैंगस्टर्स को पुलिस की बंदूकें गोलियों से भून रही थी। लेकिन छल में माहिर अमर नाइक पुलिस को नाको चने चबवा रहा था। चाहकर भी पुलिस के हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे थे।
उस वक्त क्राइम ब्रांच ने आमिर नाइक के कुछ गैंगस्टर्स पकड़े थे। उनके इंट्रोगेशन में ऐसा पता चला कि मालाड में एक फ्लैट में अमर नाइक का और एक वांटेड एक्यूज रहता है और कभी कभार वहाँ पे अमर नाइक भी आ जाता है। ये इन्फॉर्मेशन जब मिल गई तो 2-4 यूनिट्स के ऑफिसर्स को इकट्ठा करके उस फ्लैट के ऊपर वॉच रखा गया। उसके बाद उसमें बेसिकली उसमें एक्चुअली हम लोग कुछ पुलिस वाले जाके रह भी रहे थे। ये 7-8 दिन चल रहा था ऐसा। तो 7-8 दिन में थोड़ा सा लिथार्जी तो हो जाता है कि कंटिन्यूस तो अलर्ट नहीं रह सकते 24/7। तो मॉर्निंग में कचरा लेने के लिए वो औरत आती है कचरा, उस तो 8 बजे बेल बजा तो दरवाज़ा खोला। ऑफिसर था एक हमारा वहाँ पे, तो उसने दरवाज़ा खोला तो देखा तो बाहर एक आदमी खड़ा है, कचरा वाली तो थी नहीं। तो जैसे उसने भी बाहर वाले आदमी ने अंदर देखा कि अननोन आदमी बैठे अंदर, तो वो रियलाइज हो गया और भागना चालू कर दिया। उसके पीछे वैसे हमारे ऑफिसर्स भी भागे। उसने ऊपर से छलांग लगाई, नीचे भाग के रेड कलर की मारुति गाड़ी में बैठ के भाग गया। लेकिन उसकी शबनम बैग थी, वो उस वक्त गिर गए भाग दौड़ में। उस शबनम बैग में एक पिस्टल मिला था और एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला था। उससे हमको पता चला कि ये अमर नाइक था और वो पिस्टल भी एक था, वो सीज कर लिया था। और इस तरह से ऑलमोस्ट हमारे हाथ में आते आते बच गया था वो। पुलिस का सिरदर्द बढ़ा तो रातों रात एक प्लान बना। पैंतरा पुराना और आजमाया हुआ था। अमर के परिवार को टारगेट पर लिया गया। ये वो कालखंड था जब अमर का भाई अश्विन लंदन से इंजीनियर की डिग्री लेकर मुंबई लौटा था। अश्विन के जहन में हजारों ख्वाहिशें थी। वो इंजीनियरिंग में अपना करियर तलाश रहा था। अचानक सब कुछ बदल गया। अश्विन को पुलिस ने टॉर्चर करना शुरू कर दिया। आधी रात उसे पुलिस घर से उठा ले जाती, थाने में घंटों बैठाती, मारपीट करती। ये सब इसलिए ताकि अमर के ठिकाने का पता मिल सके। इस बीच अश्विन को सोफिया कॉलेज में पढ़ने वाली एक गुजराती लड़की नीति से प्यार हो गया। अश्विन नीति से शादी करना चाहता था, लेकिन अश्विन के भाई की आपराधिक छवि के मद्देनजर नीति के परिवार वाले अश्विन से उसकी शादी के खिलाफ थे। नीति की सलाह पर अश्विन ने फैसला किया कि वो मुंबई छोड़कर मद्रास में रहेगा। दोनों एक बार जब मद्रास में घर देखकर वापस मुंबई लौटे तो हवाई अड्डे के पास अरुण गवली के गिरोह ने अश्विन नायक की कार पर हमला कर दिया। उस हमले में अश्विन तो बाल बाल बच गया, लेकिन उसके 2 दोस्त मारे गए। इस हमले से बहुत कुछ बदल गया, अश्विन की जिंदगी भी और राहें भी। उसे एक तरफ भाई के दुश्मनों से खतरा था तो दूसरी तरफ पुलिस की प्रताड़ना। बेगुनाह होने पर भी अश्विन को दोहरी सजा मिल रही थी। इस भंवर से निकलने का एक ही रास्ता उसे दिख रहा था। अश्विन ने अंडरवर्ल्ड से जुड़ने का फैसला किया। फैसले का नीति ने समर्थन दिया और चंद रोज बाद ही दोनों दोस्त से हमसफर बन गए। मैं ब्लेम नहीं करना चाहता किसी को, मैं फंस गया इसमें ऑनेस्टली। घसीला गया बोलो, डिपार्टमेंट ने भी साथ नहीं दिया मुझे, और ऐसे इंसिडेंट्स हुए बहुत सारे कि आपको बता ही नहीं सकता हूं मैं। अश्विन अंडरवर्ल्ड का दामन थाम चुका था। हत्या जैसे बड़े अपराध भी उसे मामूली लगने लगे। 1993 आते आते सब बदल गया। अश्विन नामचीन हिस्ट्री शीटर बन चुका था। इसी साल टाडा कानून में उसे अरेस्ट किया गया। इधर अश्विन जेल गया, उधर नीति नाइक राजनीति की पिच पर उतरी। शिवसेना के टिकट पर नीति पार्षद बनी। पत्नी का राजनीतिक रसूख देख अश्विन ने भी सियासत में हाथ आजमाने का मन बनाया। इसकी वजह थी 1990 में हुए विधानसभा चुनाव। टाडा के आरोपियों हितेंद्र और पप्पू कालानी को कांग्रेस ने टिकट दिया। दोनों विधायक चुने गए। अश्विन को लगा कि जब इतनी बड़ी आपराधिक छवि वाले लोग एमएलए बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। क्या आपने कभी राजनीति के बारे में राजनीति में जाने की नहीं सोची? सोचा था, बट वो टाइम नहीं आया मेरे लिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो। जेल में होने के बाद 92 के बाद में सोचा था कि मैं जाऊँ राजनीति में जाऊँ, बट अगली इंसिडेंट मेरे पे हो गया
मेरे पे अटैक हो गया। तो फिर वो ड्रॉप्ड आइडिया। तब मेरे बंधु थे, हमारे बंधु बड़े भाई, फिर वो निकल नहीं पाए फिर उसके अंदर से। अश्विन अपनी पत्नी की ही तरह शिवसेना से जुड़ना चाहता था, क्योंकि वो शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के व्यक्तित्व से काफी प्रभावित था। उसने ठाकरे से मुलाकात भी की। कभी आपकी बाला साहब ठाकरे से मुलाकात हुई थी कोई? काफी समय बाद, पहले होती थी हमेशा। उनसे जुड़ा कोई किस्सा याद आता हो? I was very fond of him. लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। अश्विन नाइक राजनेता तो बनना चाहता था, लेकिन राजनीति में जाने का उसका मंसूबा कभी पूरा नहीं हो सका। 18 अप्रैल 1994 को मुंबई के इस सेशंस कोर्ट में उसके साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने कि उसकी जिंदगी तहस नहस कर दी। 18 अप्रैल 1994 दिन सोमवार का था। पुलिस अश्विन को पेशी के लिए कोर्ट लाई थी। सेशंस कोर्ट में तगड़ी सिक्योरिटी थी। पुलिस के घेरे में अश्विन कोर्ट रूम की तरफ बढ़ रहा था। तभी वकील के भेष में आए कवली गैंग के शूटर ने गोलियां चला दी। एक गोली अश्विन की खोपड़ी को चीर कर निकल गई। बहुत लाइफ तो बहुत डिफिकल्ट था, कैसे निकालेंगे, कैसे जिएंगे, और मालिक बहुत बड़ा है। स्लोली आई स्टार्ट रिकवरिंग। अब मेरी गोली सर में लग के आर पार हो गई थी। सर में आर पार हो गई? हाँ, गोली कौन सी जगह लगी थी सर? यहाँ लग के और ऊपर डाइवर्ट हो गई, वो यहाँ से निकल गई वो। 2 साल बाद 10 जुलाई 1996 व्हील चेयर पर मोहताज हुए अश्विन नाइक को 2 साल गुजर चुके थे। तभी एक और बड़ा झटका अश्विन को लगा। 10 जुलाई 1996 ये वो तारीख थी जब मुंबई के एग्रीपाड़ा में एक एनकाउंटर हुआ। मुंबई पुलिस के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर विजय सालस्कर ने अश्विन के बड़े भाई अमर नाइक उर्फ रावण को ढेर कर दिया। अमर के अंत के बाद गैंग की पूरी कमान अश्विन के हाथ में आ गई। सिविल इंजीनियर अश्विन नाइक मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे पढ़ा लिखा डॉन बन गया। इस बीच उसे अदालत से जमानत भी मिल गई। जमानत मिलते ही वो अपने खास गुर्गों के साथ भारत से भाग निकला। बताया जाता है इस दौरान वो लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा। कभी वो कनाडा गया तो कभी सिंगापुर। वो छिपकर बांग्लादेश के रास्ते भारत भी आता था। अगस्त 1999 में खबर आई कि अश्विन नाइक को पश्चिम बंगाल की पुलिस ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर के पास गिरफ्तार कर लिया है। इसके बाद उसे दिल्ली ले जाया गया और तिहाड़ जेल में रखा गया। लेकिन जेल की सलाखें अश्विन नाइक के लिए अपने गिरोह को चला पाने में कोई रुकावट नहीं थी। अश्विन नाइक ने जेल से ही गिरोह को चलाने के तरीके खोज लिए थे। तब तक भारत में मोबाइल फ़ोन आ चुके थे और पैसों के जादू से अश्विन नाइक ने जेल के भीतर ही मोबाइल फ़ोन भी हासिल कर लिया था। सलाखों के पीछे से अश्विन गैंग को ऑपरेट करने लगा। उसके गुर्गे उसके टच में रहते थे। किसे धमकाना है, किससे वसूली करनी है, किसको खत्म करना है, ये सब वो जेल में बैठकर तय करता था। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने अश्विन पर नार्कोटिक्स की धाराओं में केस दर्ज किया। इसी बीच अश्विन को उसके सबसे भरोसेमंद गुर्गे ने ऐसी खबर दी जिससे वो पूरी तरह टूट गया। खबर थी नीति नाइक के बेवफा होने की। हुआ यूं कि पार्टी के कामकाज के सिलसिले में नीति की मुलाकातें शिवसेना के तत्कालीन नेता नारायण राणे से हुई। 1999 में बाल ठाकरे ने राणे को सीएम बना दिया। तब भी नीति राणे से मिलने जाती थी। इन्हीं मुलाकातों के दौरान नीति नारायण राणे के बॉडीगार्ड लक्ष्मण जीवन से मिली। दोनों के दरमियान नजदीकियां बढ़ने लगी और जल्द ही ये मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं। बताते हैं कि नीति और लक्ष्मण की एक फोटो अश्विन के गुर्गे ने जेल में पहुंचा दी। तस्वीर को देखकर अश्विन आपा खो बैठा और उसने नीति को खत्म करने का आदेश दे दिया। 13 नवंबर 2000 की शाम नीता कहीं से घूमकर वापस अपने घर लौटी थी।
सड़क से सटी अपने घर की इमारत की सीढ़ियां वो चढ़ ही रही थी कि किसी ने पीछे से आवाज दी, भाभी। जैसे ही नीता ने मुड़कर देखा, उस पर गोलियों की बौछार हो गई। अगले दिन अस्पताल में नीता ने दम तोड़ दिया। मुंबई पुलिस को कत्ल की गुत्थी सुलझाने में देर नहीं लगी। सुनील जाधव और संतोष पांगेकर नाम के 2 शूटर्स को पुलिस ने धर दबोचा। उनके बयानों पर अश्विन को इस केस का आरोपी बनाया गया। कुछ अरसे बाद ही दोनों शूटर्स को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया। एनकाउंटर में नीति के कातिल मारे जा चुके थे। उधर अलग अलग मुठभेड़ में अश्विन गैंग के 20 से ज्यादा शूटर्स का सफाया कर दिया गया। ये वो दौर था जब मुंबई में अंडरवर्ल्ड के खिलाफ पुलिस का स्पेशल मिशन चल रहा था। प्रदीप शर्मा, विजय सालस्कर, दया नायक और रविंद्र आंग्रे जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट गैंगस्टर्स का चुन चुनकर सफाया कर रहे थे। इस ऑपरेशन ने अश्विन गैंग की कमर तोड़कर रख दी। ज्यादातर शूटर या तो मारे गए या फिर मकोका जैसे सख्त कानून के तहत पकड़े गए। एक तो खुद अश्विन ने एक अपाहिज हो गया था। सेकंड ऐसा है कि उसके काफ़ी सारे शूटर्स या तो पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए या फिर मकोका में अरेस्ट हो गए थे। और तीसरा जो प्रैक्टिकल और बहुत रीजनेबल ये था कि उसको थोड़ा सा एक लीगल एडवाइजर्स अच्छे मिल गए, जिन्होंने यही जो काम एक्सटॉर्शन का और बिल्डर्स को मदद करने का विद इन लीगल फ्रेमवर्क में कैसा करने का वो उनको बताया। तो अभी आप देखेंगे, अब जितने भी बिल्डर के साथ में आज जुड़ा हुआ है वो अभी मेरे ख्याल से उसने खुद का भी कंस्ट्रक्शन कंपनी खुद का खोला हुआ है। तो ये सब उसने उनसे सीख के वो वही जो काम करता था पहले उसको लीगल फ्रेमवर्क में बिठा के काम करना चालू कर दिया। ये 2-3 रीज़न है जिसकी वजह से उसने ऑर्गेनाइज क्राइम या गैंगस्टर एक्टिविटी छोड़ दिया। मुंबई पुलिस के साथ जंग में भले ही अश्विन नायक को शिकस्त मिली हो, लेकिन कानूनी लड़ाई में उसका पलड़ा भारी रहा। एक एक करके तमाम मामलों में अश्विन नायक बरी हो गया। यहाँ तक कि अपनी पत्नी नीता नायक की हत्या के मामले में भी अदालत ने उसे रिहा कर दिया, क्योंकि पुलिस उसके आशिक लक्ष्मण जीमन को खोज करके बतौर गवाह अदालत में पेश नहीं कर पाई और न ही ये साबित कर पाई कि अश्विन नायक ने जेल की 4 दीवारी के भीतर रहकर अपनी पत्नी को मरवा दिया। तमाम मामलों में अश्विन नाइक बरी हो चुका है। अब वो आम नागरिक की तरह जिंदगी बसर कर रहा है। आज अश्विन नाइक अंडरवर्ल्ड को कैसे देखता है? एनडीटीवी रिपोर्टर जितेंद्र दीक्षित से नाइक ने क्या कहा, सुनिए। देखो, ये वन वे ट्रैफिक है। ये वन वे ट्रैफिक, यू कैन नॉट गेट आउट ऑफ दिस हेल। अंडरवर्ल्ड और गुनाहों से तौबा कर चुका नाइक आज रियल स्टेट का कारोबारी है। उसने अपनी कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम अपने आराध्य देव के नाम पर रखा है। हमारे पिता के नाम ही मारुति है। वैसे हम पहले से भगवान जी हनुमान जी की पूजा करते हैं हमेशा। मुंबई में कई अंडरवर्ल्ड डॉन हुए, लेकिन अश्विन नाइक की कहानी सबसे जुदा है। इंजीनियर की डिग्री लेने के बाद भी उसने गुनाह की दुनिया में कदम रखा और शारीरिक विकलांगता के बावजूद अपनी दहशत का साम्राज्य माया नगरी पर कायम किया। जितेंद्र दीक्षित, एनडीटीवी, मुंबई।